नमस्कार दोस्तों, 23 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, प्लेइंग अ गेम ऑफ ब्रिकमैनशिप इन नेपाल। देखिए, रिसेंटली केपी शर्मा ओली जी का ये जो डिसीजन है कि उन्होंने नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, ये डिसीजन गलत है। क्योंकि 2017 में जब सरकार बनाई गई थी 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो उसमें कुछ इनफॉर्मल एग्रीमेंट किए गए थे। और अगर केपी शर्मा ओली, इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा था, अपने अथॉरिटेरियन और डिक्टेटर वाले एटीट्यूड को छोड़ के अपने साथ के फेलो लीडर्स के साथ कुछ इनफॉर्मल एग्रीमेंट में अगर काम कर रहे होते, तो आज ये हालात नहीं आते कि पार्लियामेंट को एक साल पहले डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस लाने की बात की जाती। क्योंकि देखिए, नेपाल में बहुत मुश्किल से डेमोक्रेसी आई है। 1990 से डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है नेपाल में, बट कोई भी सरकार पूरे 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है। तो इस आर्टिकल में दो तीन जो पॉइंट्स बताए गए वो मैं आपको एक कहानी की तरह बता दूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल, 5 years सिंस पेरिस एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बैक बेटर। इसमें 3 या 4 इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं। 12 दिसंबर को 5 साल हो चुके हैं पेरिस एग्रीमेंट के। पेरिस एग्रीमेंट दिसंबर 2015 में पेरिस में किया गया था। तो अभी के लिए यूरोप में रिसेंटली एक यूरोपियन ग्रीन डील साइन हुई है दिसंबर 2019 में, जिसके चलते पैसा अवेलेबल करवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो ये यूरोपियन ग्रीन डील क्या है, इंडिया का इसमें क्या रोल है, यूरोप और इंडिया के एसोसिएशन से कैसे इंडिया में क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है, इसके बारे में 2 या 3 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं तो देखेंगे। नेक्स्ट, मेहिम इन नाइजीरिया। कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि भाई बहुत सारे स्कूल के बच्चों को नाइजीरिया में किडनैप कर लिया गया। फॉर्चुनेटली वो बच्चे अभी के लिए बच गए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा था कि जो बैंडिट्स थे जिन्होंने उनको किडनैप किया था, वो बोको हराम ग्रुप का ही एक स्प्लिंटर ग्रुप था। नाइजीरिया के हालात बहुत खराब हैं। नाइजीरिया में छोटे छोटे बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप उठाए हैं और कहीं ना कहीं वो नाइजीरिया की सरकार को बहुत तगड़ा चैलेंज दे रहे हैं। इस आर्टिकल में यही बताया गया कि वो जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, बोको हरम और बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि इस समय पे नाइजीरिया की धरती पर ऑपरेट कर रहे हैं, वो किस हद तक नाइजीरिया की सरकार में, नाइजीरिया की पुलिस में, नाइजीरिया की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, इवन नाइजीरिया की आर्मी तक के अंदर घुस गए हैं, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो इसको देखते हैं, मतलब किस हद तक ये जो बोको हरम की इंसर्जेंसी है ये नाइजीरिया में एक्सट्रीम हो चुकी है, इसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। फिर भाई यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। डिलेइंग द इनएविटेबल। देखिए, 25 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कुछ चेंजेस किए गए थे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में यह बोला गया कि भाई जो 1 लाख का डिफॉल्ट करता है उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी। बाद में बोला गया लॉकडाउन के बाद कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में जो 1 करोड़ का डिफॉल्ट करेगा उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी। उसको फिर पहले 1 महीने के लिए लगाया गया, फिर 6 महीने के लिए, अभी सुनने में आ रहा है कि पूरे 1 साल के लिए, यानी विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 2020 मार्च 2021 तक इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये मार्च 31 2021 तक अबेयंस में रहेगा, एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। कौन से पॉइंट के बोला जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बाय पैंडेमिक रेजिलियंस। अभी देखिए, ये जो पैंडेमिक रेजिलियंस वाला ये जो स्पेसिफिक आर्टिकल है ना, इसमें वही न्यूज डिस्कस की गई है जो मैंने कल या परसों आपके साथ बात की है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है किसकी, होम अफेयर्स की, उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट की बात की गई है। इस कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट में क्या बोला गया है कि भैया कोरोना का पैंडेमिक लगने के बाद जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने पेशेंट्स को लूटना शुरू कर दिया, उनसे उल्टे सीधे चार्जेस मांगने शुरू कर दिए, ठीक है ना, अनसस्टेनेबल उनसे फीस मांगनी शुरू कर दी। जो बेड्स थे प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, उनके दाम दुगने तुगने पे वो बेड्स एलोकेट किए गए। तो ये गलत है। ऐसे समय पे जब पैंडेमिक है, लोगों को मदद की जरूरत है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेडिसिन की ब्लैक मार्केटिंग ज्यादा हो रही है। मेडिसिन कुछ समय के लिए लॉकडाउन के बाद मुश्किल से मार्केट में अवेलेबल थी, तो वो महंगी बिकने लगी, ब्लैक मार्केट में होर्डिंग होने लगी वैक्सीन की। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इस आर्टिकल को मैं यहाँ पे अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं, पुटिंग द फार्म लॉस ऑन होल्ड, अपहोल्ड फार्मर्स राइट। इसमें भी सब कुछ रिपीटेड है, बट सब कुछ रिपीटेड है। एमएसपी और ये जो फार्मर्स वाला एजिटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई मैं आर्टिकल स्किप करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मत स्किप करो, तो ठीक है भाई, इसको भी स्टोरी फॉर्म में बता दूं। हालांकि इस आर्टिकल में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको पहले ना बताई हो।
नेक्स्ट बात करते हैं कोविड-19 एंड लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। एंड में समय बचता है तो भाई इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, इरफान नूरुद्दीन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। इनका साफ साफ ये बोलना है कि भैया दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने कोविड-19 के पैंडेमिक की हैंडलिंग गंदी की है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी साहब की बात हो रही है, जेर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के, उनकी बात हो रही है, व्लादिमीर पुतिन की बात हो रही है। तो ये उन लीडर्स हैं, बोरिस जॉनसन इंग्लैंड की बात हो रही है, कि वो लीडर्स हैं जिनके पास तगड़ा मैंडेट है, लेकिन ये साइंस को डिफाई कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इन्होंने स्टेप्स नहीं लिए। तो एक डेमोक्रेसी में वो पॉलिटिशियंस जो कि कोविड-19 को रोकने के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तब भी उनके पास लोगों का मैंडेट इतना जबरदस्त है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसके बारे में इरफान नूरुद्दीन साहब ने कुछ अपने व्यू पॉइंट्स दिए, तो भाई हम भी इनके व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है सारे आर्टिकल्स। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इस आर्टिकल को लिखा है लोक राज बराल जी ने। ये प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड फॉर्मर एम्बेसडर हैं टू नेपाल, फॉर्मर एम्बेसडर हैं ऑफ नेपाल टू इंडिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो भाई बात की जा रही केपी शर्मा ओली साहब की। इन्होंने रिसेंटली पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने इनकी बात मान के पार्लियामेंट डिसॉल्व कर भी दिए। अब कहीं ना कहीं मिस्टर ओली के जो पर्सनल कंडक्ट था उस पर सवाल उठाया जा रहा है। मिस्टर ओली जी का जो बिहेवियर है इसको बहुत ईगोइस्टिक बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इनका काफी खराब बताया जा रहा है, जिसके चलते हो ये रहा है कि जितने भी मेन पावर सेंटर्स हैं नेपाल की सरकार में, वहां मिस्टर ओली के सपोर्टर्स कम होते गए। जो चाहे वो सचिवालय हो नेपाल का, चाहे वो स्टैंडिंग कमिटीज हो, चाहे वो सेंट्रल कमिटीज हो उनकी पार्टी की, वहां पे मिस्टर ओली के प्रति जो अपोजिशन था वो बढ़ता जा रहा था। 2017 में जब नेपाल में इलेक्शंस हुए थे तो दो पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई थी। एक तो थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसको हेड कर रहे थे मिस्टर केपी शर्मा ओली। दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस्ट फैक्शन, जिसको हेड कर रहे थे पुष्प कमल दहल साहब, जिनको आप प्रचंड भी बोलते हो। और जब ये सरकार बनी थी, आप कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार थी, दोनों पार्टी आपस में मर्ज कर गई और एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट हुआ दोनों लीडर्स के बीच में कि ठीक है भाई, हम लोग पावर को शेयर करेंगे और धीरे धीरे आगे करके इनफॉर्मली लीड करेंगे। तो इनफॉर्मली ये एग्रीमेंट हुआ था कि कुछ समय के लिए केपी शर्मा ओली जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कुछ समय पे पुष्प कमल दहल बनेंगे, प्रचंड बनेंगे। लेकिन बाद में केपी शर्मा ओली ने बोल दिया कि सिर्फ मैं ही रहूंगा। पुष्प कमल दहल ने बोला ये क्या बोल रहे हो भाई, पहले तो तुमने हटने की बात की थी। तो पुष्प कमल दहल का जो अपोजिशन था केपी शर्मा ओली की तरफ वो बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे केपी शर्मा ओली ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ किया। इंडिया के साथ रिश्ते जिस हद तक खराब कर सकते थे उन्होंने खराब कर दिए। एंड में ये जो मिथ थी ना स्टेबिलिटी की, ये टूटनी थी। 2017 में जो सरकार बनी थी इसमें एक मिथ थी स्टेबिलिटी की, हाँ भाई ये स्टेबल सरकार बनी है, नेपाल के हित के लिए काम करेगी। एक्चुअली में नेपाल के हित के लिए उतना काम हुआ नहीं और ना ही ये सरकार स्टेबल थी। और वो अभी जो डिसीजन आया ना पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का, इससे साफ साफ पता चल रहा है। कहीं ना कहीं जो नेपाल के लीडर हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली, इनके डिसीजंस को मायोपिक बोला जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दूर के डिसीजंस नहीं है, दूर की सोचने वाले डिसीजंस नहीं है। कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं नेपाल के, वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। नेपाल का 2015 का जो संविधान है वो ये बोलता था कि भाई देखिए, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना सही नहीं है। एक पार्लियामेंट आप तब डिसॉल्व करिए जब नई पार्लियामेंट चुन के आ जाए, और यहां नई पार्लियामेंट चुन के आई नहीं है, पुरानी पार्लियामेंट को आपने डिसॉल्व कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्योंकि जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है तो राज कौन चलाएगा? किसी भी, जैसे इंडिया में आप बात करो, इंडिया की पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा। अभी लोकसभा जब डिसॉल्व होती है, पुरानी लोकसभा के जाने से पहले नई लोकसभा के इलेक्शंस हो जाते हैं, नई लोकसभा बन जाती तो पुरानी खत्म होती, नहीं मिलती है। ये बेसिक प्रोसीजर है। और किसी भी हाल में इंडिया में राज्यसभा तो रहती ही रहती है, बट ऐसा नेपाल में नहीं हो पा रहा है। तो नेपाल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वो काफी बड़ी है। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की वजह कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोनों पार्टीज की बात करिए तो केपी शर्मा ओली की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस्ट किसकी पार्टी? पुष्प कमल दहल की। तो एक बात, कुछ पॉइंट्स ये लोग बोल सकते हैं कि भाई दोनों में हो सकता है आइडियोलॉजिकल क्लैश हो, तो कम्युनिस्ट पार्टी है तो हो सकता है आइडियोलॉजी काम करने के तरीके में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। दोनों पार्टीज के लीडर्स ने एक्सेप्ट किया है कि ये देश और ये पार्टी
एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। नेपाल इज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। यहां पे सबको रहने का अधिकार है, सब लोग मिलके ओवरऑल नेपाल के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। बट एक्चुअली में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो नेपाल के डेवलपमेंट पे ध्यान देने की वजह से नहीं, अपना खुद का पर्सनल मोटिव देखने की वजह से हो रही है, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहे हैं। यहां पे केपी शर्मा ओली के ऊपर बहुत प्रकार के चार्जेस लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली की सरकार में ऐसा बोला गया कि बहुत से करप्ट एलिमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत गलत तरीके से दिए गए हैं, और जो भी डिसीजंस केपी शर्मा ओली ने लिए हैं उनको केपी शर्मा ओली ने डिफेंड किया है। बहुत सारे ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसको ओपनली केपी शर्मा ओली जी ने सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं करप्शन, नेपोटिज्म, पैट्रिमोनियल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, इन सब चीजों का इल्जाम लगाया जा रहा है किसके ऊपर? केपी शर्मा ओली के ऊपर। और खास बात यह है, ये जो यूनिफाइड लेनिनिस्ट फैक्शन है केपी शर्मा ओली का और मॉइस्ट फैक्शन है पुष्प कमल दहल का, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ट्रेटर होने के, धोखेबाज होने के, एंटी नेशनल होने के। तो पुष्प कमल दहल बोल रहे हैं कि केपी शर्मा ओली एंटी नेशनल है, केपी शर्मा ओली बोल रहे हैं कि पुष्प कमल दहल एंटी नेशनल है, और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। तो हालात बहुत ज्यादा खराब है नेपाल में। तो यही सब बातें बताई जा रही है इस आर्टिकल में। अब देखते हैं नई सरकार चुन के आती तो क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 years since Paris, an opportunity to build back better. We owe it to the next generation who will have to bear the burden of climate change and pay off the debt of the recovery. भैया 12 दिसंबर को 5 साल हो गए। इट इज बेसिकली द एनिवर्सरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है भाई, और इसको मनाने के लिए हुआ क्या कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी था, इंडिया भी था, ये लोग क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 पे मिले और उन्होंने बोला कि भैया हम लोग अपना जो नेट जीरो एमिशंस का टारगेट है इसको आगे बढ़ाएंगे, हम एक ऐसी दुनिया छोड़ के जाएंगे जहां पे हमारे बच्चे साफ हवा में सांस ले सकें, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहां पे करी गई हैं। बात दोस्तों ये है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें भले ही कोरोना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह नजर आ रहा है सामने, क्योंकि वो एक इमीडिएट प्रॉब्लम है, लेकिन एक बॉम्ब, एक न्यूक्लियर बॉम्ब सा बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की फॉर्म में, और जब ये फटेगा तो हालत सबकी खराब होगी। मैंने इन्वायरमेंट पे बहुत सी वीडियोस बनाई है, अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, मैंने स्टैटिस्टिक्स के साथ इसको बहुत ज्यादा जगह बता रखी है। तो ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी डेवलप करने की जरूरत है। इकोनॉमी आप बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, बट वो इकोनॉमी ग्रीन होनी चाहिए। पोस्ट कोविड-19 रिकवरी ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन ग्रीन हो नहीं रही है। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं यूरोपियन यूनियन ने। देखें क्या स्टेप है। दिसंबर 2019 में, और तब तक कोरोना का पैंडेमिक नहीं आया था, यूरोपियन कमीशन ने लॉन्च की एक डील जिसका नाम है यूरोपियन ग्रीन डील। यूरोपियन ग्रीन डील क्या है? इट वाज बेसिकली अ न्यू ग्रोथ मॉडल एंड रोड मैप टू अचीव क्लाइमेट न्यूट्रलिटी इन द यूरोपियन यूनियन बाय 2050। और इसमें एक पैकेज दिया गया, नेक्स्ट जनरेशन यूरोपियन यूनियन रिकवरी पैकेज, ठीक है, जिसमें यह बोला गया कि भाई $500 billion क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए ईयरमार्क किए जाएंगे। तो मतलब कि ईओ की जो यूरोपियन ग्रीन डील है, साथ साथ यूरोपियन यूनियन का ये जो आपका रिकवरी पैकेज है, नेक्स्ट जनरेशन ईयू, और एक और लॉन्ग टर्म बजट आएगा जिसके चलते ओवरऑल यूरोपियन यूनियन $500 billion ईयरमार्क करेगा। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करने के लिए। और क्या टारगेट्स रखे हैं यूरोपियन यूनियन ने? यूरोपियन यूनियन को क्लाइमेट न्यूट्रलिटी लेके आनी है 2050 तक। क्या होता है ये मैं बताता हूं। 11 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने यूनानिमसली एग्री किया, मतलब कोई भी अपोजिशन नहीं था, इन्होंने यूनानिमसली एग्री किया कि जो 2030 का हम टारगेट रखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करने का। तो बेसिकली 1990 में पूरे यूरोपियन यूनियन में जितने ग्रीन हाउस एमिशंस हो रहे थे उनका 55% तक ही हम लेके जाएंगे 2030 में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। मतलब अगर 100 यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा था 1990 में, तो हम कोशिश करेंगे कि 2030 में केवल 55 यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो यूरोपियन यूनियन में। और ये काफी जबरदस्त, एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट क्यों है? क्योंकि 1990s में ना इतनी आबादी थी, ना इतना इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ अचीवमेंट था। तो उस समय पर अगर 100 यूनिट्स का ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, और आज की डेट में जब इकोनॉमी इतनी बढ़ चुकी है, लोगों का लग्जूरियस वे ऑफ लिविंग डेवलप हो चुका है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो चुका है, लोग एक मजे की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो भाई 100 यूनिट को 55 यूनिट में लेके आना 2030 तक, ये एक बड़ी बात है। तो इसके लिए भाई लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है भाई, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना मतलब लो कार्बन टेक्नोलॉजी से जो एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए।
यानी कहने का मतलब यह है कि कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहां से जो आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हो उसका जो पर यूनिट दाम है वो कंपेरेबल होना चाहिए पर यूनिट दाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जो कि सोलर प्लांट में डेवलप हो रही है, जो कि विंड प्लांट में डेवलप हो रही है। तभी तो आप पैरिटी ला पाओगे। अरे कोयला जला जला के आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हो बट उससे पॉल्यूशन हो रहा है। अगर वही इलेक्ट्रिसिटी उतने ही दाम में आप सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, जियोथर्मल एनर्जी से, माइक्रो हाइड्रो एनर्जी से पैदा कर लेते हो तो भाई कहीं ना कहीं हमको एनर्जी भी मिल रही है, उसी दाम पे मिल रही है, हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है और एनवायरनमेंट भी सही है। ठीक है भाई, तो इसके लिए काफी लंबे समय से साइंटिफिक प्रोग्रेस करी जा रही है भाई, साइंटिस्ट लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं हमको सक्सेस भी मिली है। तो जो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं जिससे सोलर एनर्जी पैदा होती है, 2010 से लेकर 2019 के बीच में इनके दाम 82% गिर चुके हैं। अगर ये 55% का टारगेट मीट करना है तो भाई, और अगर मीट कर लिया यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने, तो भैया अगले एक डिकेड में 100 बिलियन यूरोस बचाए जा सकते हैं। 2050 तक 3 ट्रिलियन यूरोस बचाए जा सकते हैं ओवरऑल, ऐसा बोला जा रहा है। और साथ साथ इससे इन्वायरमेंट तो बचेगा ही बचेगा। अब आप बोलोगे सर ये 100 ट्रिलियन यूरो कैसे, 100 बिलियन यूरो कैसे बने, 3 ट्रिलियन यूरो कैसे बने? देखिए दोस्तों, पुरानी जो टेक्नोलॉजीज हैं बिजली को पैदा करने की, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने की, कहीं ना कहीं उनमें अगर आप ओवरऑल इन्वायरमेंटल कॉस्ट को इंक्लूड कर दो, यानी कि हम अपने इकोलॉजी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्वायरमेंटल कॉस्ट इंक्लूड कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बचाते हुए अभी कुछ पैसा खर्च करके इन्वायरमेंटल एफिशिएंसी में अभी थोड़ी सी महंगी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके लॉन्ग टर्म में अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करें, तो अगले डिकेड में इन्वायरमेंटल जो कॉस्ट है उसको हम $100 बिलियन और $3 ट्रिलियन कम कर सकते हैं। और इस इन्वायरमेंटल कॉस्ट में बहुत सारी चीजें हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेंगे, लोग बीमार पड़ेंगे, लोग बीमार पड़ेंगे तो उनको इलाज में खर्चा लगेगा ना। अब अगर आपकी हवा साफ है तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनके खर्चे, उनका जो बीमारी को सॉल्व, वो इलाज करने का खर्चा वो तो कम होगा ना। तो ये $100 बिलियन, $3 ट्रिलियन कैसे बच रहा है आप समझ पा रहे हो ना, ये समझिएगा। ओके, फिर जब बात आती है क्लाइमेट चेंज की, कोई भी एक कंट्री अकेले क्लाइमेट चेंज को टैकल नहीं कर सकती। इंडिया भी एक बहुत मेजर प्लेयर है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, बट अकेले इंडिया या अकेले यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड एफर्ट होना चाहिए और एफर्ट कंसोलिडेटेड हो भी रहा है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत सा सोलर और विंड पावर डेवलप कर रहा है, बहुत एम्बिशियस टारगेट है। 2022 तक 175 गीगावाट डेवलप करने की बात की हमने, 2030 तक 450 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी से डेवलप करने की बात की हमने। अभी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो पता नहीं। फिर बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट की। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों कमिटेड है कि भाई पेरिस एग्रीमेंट के सारे प्रोविजंस हम लोग मीट करेंगे। इसके लिए इंडिया ने तो बहुत सारे सीधे सीधे स्टेप्स लिए हैं। इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने चालू किया, द कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ये सब अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में चेप देना, नंबर मिलेंगे। ठीक है भाई। फिर आगे बात की जाए, इंडिया और टीम यूरोप आगे आने वाले जो इन्वायरमेंटल समिट्स हैं, इंटरनेशनल गैदरिंग्स हैं, वहां के लिए ओवरऑल एक क्लाइमेट एजेंडा को एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं। मतलब इंडिया और यूरोप चाहते हैं कि जब अगली बार इंटरनेशनल समिट्स हो, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होगी ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 होगी कुनमिंग में बायोडाइवर्सिटी पे, तो जब इन इंटरनेशनल गैदरिंग्स में अलग अलग देश बैठेंगे आके, तो वहां पे जो दूसरे देश है उनको भी ये कन्विंस कर पाना कि भाई हमारे साथ इस एफर्ट में आप भी इन्वॉल्व हो, ये भी कोशिश रहेगी यूरोप की और इंडिया की। और यहाँ पे दो मेजर प्लेयर्स को कन्विंस करना है, एक तो चाइना को कन्विंस करना है और एक यूएसए को कन्विंस करना है। ठीक है भाई। फिर भाई यहां पे एक बात और बोली जा रही है कि यूरोपियन यूनियन ने अपने यूरोपियन यूनियन के एरिया में तो भाई क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात की, बट कहीं ना कहीं जो पुराने एनवायरमेंटल नेगोशिएशंस देखेंगे तो वहां पे ये बोला गया कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज पैसा प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये बोला गया था कि भाई क्लाइमेट फाइनेंसिंग होगी $100 बिलियन पर ईयर की, जिसके चलते डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा प्रोवाइड करेंगी ताकि ये डेवलपिंग कंट्रीज अपने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को और सस्टेनेबल तरीके से डिप्लॉय कर पाए। बट ये पैसा आता नजर नहीं आ रहा। रीजन बीइंग जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो खुद ही स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली, स्पेशली आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। तो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को अगर टैकल करना है तो साइलोज में टैकल करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। कंसोलिडेटेड अप्रोच होनी चाहिए और उस कंसोलिडेटेड अप्रोच के लिए यूरोपियन यूनियन इज द बेस्ट एग्जांपल। आपको इस आर्टिकल से क्या क्या मिला?
इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ये मैंने आपको बताया। आगे आने वाले इंटरनेशनल समिट कौन कौन से हैं जहां पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात होगी ये मैंने आपको बताया। और ये जो यूरोपियन कमीशन का यूरोपियन ग्रीन डील है और यूरोपियन कमीशन के क्या क्या टारगेट्स हैं 2030 तक 2050 तक ये आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी 2050 तक पहुंचना है, समझिए 2030 तक मतलब कि 100 यूनिट्स को 55 यूनिट्स करना है 2030 तक। 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी करने का मतलब क्या है कि यूरोपियन यूनियन जितना भी यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहा है, जो यूरोपियन यूनियन का नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उतने यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब ओवरऑल एक्स्ट्रा ग्लोबल नॉर्मिंग ना हो, ये होती है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, जिसको टारगेट कर रहा है यूरोपियन यूनियन 2050 तक और 2030 तक टारगेट है 55 यूनिट्स, 55% ऑफ द एमिशंस जो हो रहे थे कब 1990 में। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। मेहम इन नाइजीरिया। नाइजीरिया के भी हालात अब दुनिया भर में इतने बवाल मचे हुए हैं, एक प्रॉब्लम तो है नहीं। अब बात करते हैं मेहम इन नाइजीरिया की। 2 decades since the return to democracy, Nigeria must do more to uphold the rule of law. स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लिया गया था, एब्डक्ट कर लिया गया था, अभी के लिए उनको छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं नाइजीरिया में ये जो एक्शंस हैं ये बहुत कॉमन हो गए हैं। भैया बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है स्प्लिंटर ग्रुप्स के द्वारा, और ये जरूरी नहीं कि बोको हरम ने सीधे सीधे किया है। बोको हरम का एक स्प्लिंटर ग्रुप है जिसको बताया जा रहा है कि इसने ये किया। तो बच्चों को, लोगों को किडनैप किया जाता है और पैसे मांग के उनको छोड़ दिया जाता है रैमसम पे। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रेसिडेंट मोहम्मदू बुहारी हैं उन्होंने अपनी आर्मी को प्रोएक्टिवली बोला कि आप इन्वॉल्व होइए, इन बच्चों को बचाइए। कहीं ना कहीं आर्मी ने बच्चों को बचा लिया, तो थोड़ा बहुत रिलीफ आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रेसिडेंट है मोहम्मदू बुहारी साहब नाइजीरिया के, इनके सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो गए। ये एक फॉर्मर आर्मी जनरल है, मिलिट्री रूलर है 1980s के, दूसरा टर्म चल रहा है इनका। और भाई इनके राज के समय पे आप बोको हरम की बात करो, वैसे तो इन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने बोको हरम को हरा दिया, बट एक्चुअली बोको हरम हरा नहीं है। और बोको हरम से बहुत सारे स्प्लिंटर छोटे छोटे ग्रुप्स टूट के अलग हो गए। अभी ऐसा नहीं कि वो जो ग्रुप्स टूट के अलग हुए हैं वो बोको हरम के हिसाब से चल रहे हैं, नहीं, वो अपना अलग ही मिलिटेंट एजेंडा चला रहे हैं। तो ओवरऑल इन सब चीजों के चलते नाइजीरिया को बहुत नुकसान हो रहा है। 36,000 लोगों की जानें गई हैं नाइजीरिया में, लगभग 2 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं नाइजीरिया में। 1997 में ऐसा बोला जाता था कि लैंड माइन एक्सप्लोजन के चलते बहुत सी कैजुअलिटी हुई है। लैंड माइन एक्सप्लोजन समझते हैं ना, ये एक मिलिट्री टैक्टिक्स होती है जब वॉर होती है दोस्तों। तो जब एक पर्टिकुलर ग्रुप को पता चलता है कि दूसरा ग्रुप उनकी तरफ जा रहा है तो वो ग्रुप रिट्रीट कर जाता है और वहां पे जमीन में लैंड माइन लगा देता है। लैंड माइन में क्या होता है कि अगर आपने उसके ऊपर पैर रख दिया तो वो फट जाएगी, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो वो फट जाएगी। लैंड माइन्स के यूज को यूनाइटेड नेशंस ने 1997 में ही बैन कर दिया और आज तक लैंड माइन एक्सप्लोजन की वजह से नाइजीरिया में जाने जाती हैं। ठीक है भाई, तो मतलब दुनिया में जितनी भी जाने जा रही हैं लैंड माइन एक्सप्लोजन के चलते, 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा कहां जा रही हैं? नाइजीरिया में जा रही हैं। 11 दिसंबर की रात को नाइजीरिया में 600 बॉयज को एब्डक्ट कर लिया गया काटसीना नाम की एक प्रोविंस से। और इससे याद आ गया किसकी? चिबोक नाम की एक प्रोविंस है नॉर्थ ये नाइजीरिया की, जहां से 276 गर्ल्स को किडनैप किया गया था 2014 में। आज तक वो सारी गर्ल्स नहीं मिली, उसमें से 100 गर्ल्स लगभग अभी भी लापता हैं। इस साल 110 राइस फार्मर्स और फिशरमैन को मार दिया गया, मैसेकर कर दिया गया बोर्नो नाम के स्टेट में। तो कहीं ना कहीं नाइजीरिया में बड़े हालात खराब है और इसकी बहुत सी वजह हैं। एक वजह है इसमें सेक्टेरियन डिवाइड। अगर आपको पता हो तो नाइजीरिया में 2 रिलीजियस कम्युनिटीज डोमिनेंट है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। नॉर्दर्न नाइजीरिया में मुस्लिम्स बहुत रहते हैं, सदर्न नाइजीरिया में क्रिश्चियंस बहुत लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग अपने अपने रिलीजियस एजेंडा चलाते हैं और एक दूसरे के साथ अक्सर कर लड़ते रहते हैं। तो भाई ये सब चीजें बहुत कॉमन सी हो गई हैं यहाँ पे नाइजीरिया में। मेरा एक फ्रेंड था, एक कंपनी है तोलाराम करके, नाइजीरिया में ही है, जैसे कि इंडिया में मैगी बेची जाती है ना, वहां पे उनका कोई ब्रांड होगा तोलाराम का। तो वो डिप्लॉयड था आपका लेगोस नाम की जगह है नाइजीरिया में। जब वो लेगोस में डिप्लॉयड था वो ये बता रहा था कि वो कंपनी की तरफ से वहां पे गया था तो उसको सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी। और जैसे कि हर देश की सरकार अपने कॉर्पोरेट्स को बचाती है तो नाइजीरिया की सरकार भी उस तोलाराम के कॉर्पोरेट्स को, उनके मेंबर्स को बचा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक इंडिविजुअल, आप और मैं, ये चाहें कि हम लेगोस जाएं, घूम के आए टूरिज्म के लिए, तो हमें उठा लिया जाएगा, हम शायद वापस आ भी ना पाए। बहुत बुरे हालात हैं, आपको एयरपोर्ट पे रोक देंगे, बहुत ही वाइड स्प्रेड प्रेवलेंट करप्शन। मतलब कि बिल्कुल इंडिया में अगर आप 1950 या 55 के इंडिया में चले जाओ जहां पे करप्शन बहुत ज्यादा था, कुछ उस तरीके का हालात है वहां पे नाइजीरिया में इस समय पे। गरीबी बहुत ज्यादा है, आप नॉर्मल टूरिज्म के लिए भी नहीं जा सकते नाइजीरिया में, बहुत ही बुरे हालात हैं।
तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। फिर भाई 2012 में जो प्रेसिडेंट थे आपके नाइजीरिया के, गुडलक जोनाथन, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई जो बोको हराम नाम का मिलिटेंट ग्रुप है नाइजीरिया में, इसने नाइजीरिया के लेजिस्लेचर में, नाइजीरिया के एग्जीक्यूटिव में, नाइजीरिया की सिक्योरिटी सर्विसेज में हर जगह अपने लोगों को पहुंचा दिया। कहीं ना कहीं नाइजीरिया के सारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स, पुलिस आर्मी तक में भी बोको हराम के मेंबर्स पहुंच चुके थे। और इसके चलते बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, जैसे कि 2014 में बोर्नो नाम की जो जगह है नाइजीरिया में, उसके स्टेट के गवर्नर ने पता है क्या बोला? नाइजीरियन आर्मी के पास जितने हथियार हैं, जितने टैंक्स हैं, जितने बम हैं, उससे ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स बोको हराम के पास है। तो मतलब बोको हराम इतना स्ट्रांग ग्रुप बन के उभरा था कि कहीं ना कहीं वो नाइजीरिया की आर्मी को टक्कर दे रहा था। वो अलग बात है कि नाइजीरिया की आर्मी ने बाद में बोको हराम को ऑलमोस्ट मिटा दिया, बट बोको हराम अभी मिटा नहीं है। नवंबर 2018 में बोको हराम ने 100 नाइजीरियन सोल्जर्स को मार दिया। तो कुल मिला के नाइजीरियन सोल्जर्स वर्सेस बोको हराम की जो ये लड़ाई है, ये चालू है। अब यहां पे जो वहां की गवर्नमेंट है नाइजीरिया की, उसके सामने बोको हराम की इंसर्जेंसी, दूसरे जो स्प्लेंटर ग्रुप्स हैं बैंडिट्स के, मिलिटेंट्स के, उनकी इंसर्जेंसी, साथ साथ जो तरीका है नाइजीरिया की सरकार के रूल करने का, उसके ऊपर भी बहुत उंगलियां उठाई जा रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सार्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं नाइजीरिया में। अभी सार्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे नाम के साथ सार्स प्रोटेस्ट सर्च मारेंगे, बोको हराम इंसर्जेंसी मेरे नाम के साथ सर्च मारेंगे यूट्यूब में, तो ये तीसरी वीडियो दिख रही है जिसके थंबनेल में आपको नजर आ रहा होगा, नाइजीरियन प्रॉब्लम्स, बोको हराम इंसर्जेंसी एंड सार्स प्रोटेस्ट। तो बोको हराम इंसर्जेंसी एंड सार्स, ये वीडियो मैंने बना रखी है लगभग 2 हफ्ते पहले। इस वीडियो को देख लीजिए। तो बोको हराम की इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम हिस्ट्री में कैसे रही है, एंड सार्स प्रोटेस्ट क्या है, इसके बारे में मैंने यहां पे बहुत डिटेल में बता रखा है। आप बोलोगे सार्स क्या है? तो सार्स है दोस्तों स्पेशल एंटी रॉबरी स्क्वाड। सार्स को ऑब्वियसली बात है नाइजीरिया की सरकार ने बनाया, एक फेडरल एजेंसी है और इसको बहुत हाई फाई ताकतें दी गई। सार्स को बहुत ही ज्यादा इसका अपोजिशन हुआ। हालात तब ज्यादा खराब हो गए कि कुछ सार्स के ऑफिसर ने लेगोस सिटी में, जो कि नाइजीरिया में, एक आदमी को गोली मार दी। 15 लोग मर गए वहां पे एमनेस्टी इंटरनेशनल के हिसाब से। तो भाई बाद में जब सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर आया तो उन्होंने सार्स को हटा दिया और बना दिया किसको? स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम को। अभी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम्स तो सार्स से भी ज्यादा डेंजरस बताई जा रही है। इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग्स कर रहे हैं वो किसी भी प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट। तो ओवरऑल नाइजीरिया में जो हालात हैं वो काफी खराब है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में दुनिया में क्या हो रहा है, नाइजीरिया की ये हैपनिंग्स इंपॉर्टेंट थी, डिटेल में मैंने यहां पे भी आपको बताई है। प्लस इस वीडियो को जरूर देखिएगा, दिस विल कंप्लीट इट। तो दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में इस समय डिस्टर्बेंसेस चल रही है। नाइजीरिया में क्या डिस्टर्बेंसेस चल रही है वो मैंने यहां समझा रखा है, व्हाट इज हैपनिंग इन नाइजीरिया। थाईलैंड में क्या डिस्टर्बेंसेस चल रही है, थाईलैंड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट 2020 मैंने इससे ऊपर वाली वीडियो में समझा रखा है। आपके पास समय हो तो ये भी देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, delaying the inevitable restructuring of bad loans will get tardier as bankruptcy court is kept in abeyance। यहां पे क्या बात कही जा रही है? यहां पे बात की जा रही है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट की। देखिए जब 25 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया गया, ठीक है भाई, तो उस समय पे सरकार को समझ में आया कि भाई अब जब लॉकडाउन अनाउंस हो रहा है, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद की जा रही, तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 कहां तक अप्लाई किया जा सकेगा। तो भाई गवर्नमेंट ने उस समय पे अनाउंस किया कि भाई 31 मार्च 2021 तक, जब 25 मार्च को लॉकडाउन लगा तो 31 मार्च 2021 तक इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 के जो प्रोविजंस थे उनको उस समय के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन बड़े खतरनाक तरीके से लगते चले गए, तो सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, पहले इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए का लोन का डिफॉल्ट करते हो तो आपके खिलाफ प्रोविजंस आ सकते हैं। सरकार ने बोला नहीं भाई। 24 मार्च को सरकार ने बोल दिया कि 1 लाख तो बहुत कम हो गया, कोविड-19 के पैंडेमिक चलते बिजनेस को काफी नुकसान होने वाला है, तो अगर 1 करोड़ का कुछ फ्रॉड हो रहा है, 1 करोड़ का लोन डिफॉल्ट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लगेंगी। ठीक है भाई, अप्रैल एंड तक चीजें सॉल्व नहीं हुई, केसेस बढ़ते चले गए। उसके बाद सरकार ने अनाउंस किया कि ठीक है भाई, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट को हम फर्दर 6 महीने के लिए टाल रहे हैं। ठीक है भाई, क्यों टाल रहे हैं? क्योंकि फोर्स मेजोर डिफॉल्ट ना हो। अब आप बोलोगे फोर्स मेजोर डिफॉल्ट क्या होता है? देखिए कुछ चीजें होती हैं जो आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी अंडमान जाने के लिए, ठीक है भाई, बीच में फ्लाइट में ये हुआ, रास्ते में वेदर बहुत खराब है तो फ्लाइट का उड़ना ठीक नहीं है,
तो भाई एविएशन अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि भाई ये जो दिल्ली से उड़ के जो फ्लाइट जा रही है अंडमान तक, इसको हम लोग चेन्नई में लैंड करा देते हैं, क्योंकि अंडमान तक जाना थोड़ा डेंजरस है। तो यहां पे एविएशन अथॉरिटीज ने डिसीजन ले लिया और आपको चेन्नई में लैंड करा दिया जाएगा। तो आप अंडमान नहीं पहुंच पाए। आप अंडमान नहीं पहुंच पाए, इसमें क्या आपकी कोई गलती थी? कोई गलती नहीं थी। ये तो फोर्स मेजोर डिफॉल्ट था। ये कुछ ऐसी कंडीशन सामने आई जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था। कोरोना के पैंडेमिक में कुछ ऐसी कंडीशन सामने आई जिसके ऊपर कॉर्पोरेट्स का, जो लोग भी धंधा चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका कंट्रोल नहीं था। तो फोर्स मेजोर के चलते इन बिजनेस चलाने वालों के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ना शुरू हो जाए, इसलिए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया कि भाई इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स को हम चालू नहीं करेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद और इसके लिए एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया। ऑर्डिनेंस इन जून इनडेफिनेटली बार्ड द इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स बोथ वॉलंटरली और बाय क्रेडिटर्स। मतलब कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग दो तरीके शुरू हो सकती है। जिस पर्सन ने लोन ले रखा है वो लोन को नहीं चुका पा रहा है, तो वो खुद बोल सकता है कि भैया मैं लोन को नहीं चुका पा रहा हूं, मैं अनकॉम्पिटिटिव हो रहा हूं, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को आप शुरू कर दो। दूसरा, जिसने लोन दिया है, तो मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक ने या फिर एचडीएफसी बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसी को लोन दे रखा। अब इन बैंकों को लग रहा है कि भाई ये बंदा लोन नहीं वापस कर पाएगा, तो ये जो क्रेडिटर्स हैं ये भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को चालू कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू जून में ये बोला गया कि भाई ऑन और आफ्टर 25 मार्च 6 महीने के लिए आईबीसी की प्रोसीडिंग्स को नहीं चालू किया जाएगा। 25 दिसंबर को ये चीज खत्म होने वाली थी, तो पहले 25 मार्च से 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया और उसके बाद और कुछ दिन के लिए एक्सपेंड किया गया। तो ओवरऑल कहां तक पहुंच गया मामला? ओवरऑल पहुंच गया 25 दिसंबर तक। तो भाई मार्च 25 के बाद 6 महीने का एक्सटेंशन और उसके बाद 3 महीने का और एक्सटेंशन, तो ओवरऑल एक्सटेंशन मिल गया 25 दिसंबर तक का। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो तारीख क्या है? तारीख है 23 दिसंबर। 2 दिन बाद ये डेडलाइन खत्म होने वाली है। अब यहां पे रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का एक स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई 1 साल के लिए इस आईबीसी की प्रोसीडिंग्स को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे। अब यहां पे जो ऑथर है वो कुछ पॉइंट्स उठा रहा है। ऑथर का ये बोलना है कि 2020-21 के पहले क्वार्टर में और सेकेंड क्वार्टर में हालात बहुत खराब थे। कंपनीज अनकॉम्पिटिटिव हो रही हैं, सही है, लेकिन अब हालात उतने खराब नहीं है। अगर आप, पहली बात तो यहां पे लोगों के दिमाग में एक डाउट है कि भाई 1 साल का एक्सटेंशन दे रहे हो, क्या इस एक्सटेंशन को 1 साल के बाद कंटिन्यू किया जाएगा? सरकार ने इसके ऊपर कोई भी व्यू पॉइंट नहीं दिया है। तो यहां पे जेन्युइन धंधे करने वाले और फ्रॉड धंधे करने वाले, इन दोनों के व्यू पॉइंट्स को समझिए। जो जेन्युइन धंधा करने वाला आदमी है, अगर उसको ऐसा लग रहा होगा कि आगे आने वाले समय में मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटिव नहीं, तो वो बिजनेस से एग्जिट करना चाहेगा। अब अगर आप आईबीसी की प्रोसीडिंग्स को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दोगे, सस्पेंड कर दोगे, तो जो पर्सन सच में आईबीसी के प्रोविजंस का प्रयोग करके अपनी कंपनी को डिसॉल्व करके धंधे से बाहर निकलना चाहता है, वो निकल ही नहीं पाएगा, वो फंस जाएगा यहां पे, क्योंकि सरकार ने 1 साल का एक्सटेंशन दे रखा है। तो ऑथर यहां पे क्या बोल रहा है? ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि भाई जो लोग निकलना चाहते हैं धंधे से, उनको निकलने दीजिए। अगर आप इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को एक लिमिट से ज्यादा अबेयंस या सस्पेंशन मोड में रखोगे ना, तो जिस वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी की आप बात कर रहे हो, वो आप बात कर नहीं पाओगे। क्योंकि कोविड-19 के पहले के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे आप पहुंचना चाहते हैं, और वो आप तभी पहुंच सकते हैं जब वो बिजनेसेस जो कुछ सेक्टर में कॉम्पिटिटिव नहीं रह गए हैं, वो बाहर निकल जाए गेम से। क्योंकि अगर वो गेम में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जिन बैंकों से उन्होंने पैसा ले रखा है, उन बैंकों का पैसा लॉक रहेगा, ना वो पैसा बैंकों को वापस मिलेगा, ना उसके ऊपर इंटरेस्ट वापस मिलेगा, एनपीए बढ़ते चले जाएंगे। अब यहां पे सरकार का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि भैया हमको स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को बढ़ाना है। तो इसके लिए ऑथर ये बोल रहा है कि अगर आपको स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को बचाना है, तो आप ट्वीक कर सकते हैं डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड को। तो अगर आपने ये बोला है कि 1 करोड़ से ज्यादा का जिसने डिफॉल्ट किया है, उसके अगेंस्ट, मतलब 1 करोड़ तक का अगर आपका डिफॉल्ट है, तो आपके अगेंस्ट जो भी मतलब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स हैं, वो चालू की जाएंगे। आप इस लिमिट को 2 करोड़ लेके जा सकते हैं। तो भाई 1 करोड़ से ऊपर वालों के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग शुरू की जाएंगी। तो अगर आपको लगता है तो 2 या 3 करोड़ लेके जाइए। तो जो बहुत ज्यादा जिन्होंने लोन ले रखा है, उनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग शुरू होगी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस के अगेंस्ट नहीं होगी। तो कुल मिला के ब्लैंकेट बैन ऑन आईबीसी, यानी कि अगर आप इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के इंप्लीमेंटेशन पे एक ब्लैंकेट बैन लगा दोगे, तो भाई जो प्लेयर्स सच में धंधा कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि धंधा फीजिबल नहीं है, वो बिजनेस छोड़ के बाहर निकलना चाह रहे हैं, वो बिजनेस छोड़ के बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, वो फंस जाएंगे बिजनेस में। और ये बात देखिए यहां पे कैसे लिखी हुई, डिनाइंग देम एन एग्जिट रूट so as to cut their losses while their assets shed value is a lose-lose proposition for both borrower lender। तो वो बोरोवर
देख रहा है कि भाई चलो ठीक है, मेरे एसेट्स में अभी थोड़ी ताकत है और मेरे को लग रहा है कि मेरा बिजनेस आगे नहीं चल पाएगा, तो मैं आईबीसी के प्रोविजंस का इस्तेमाल करके इस धंधे से निकलना चाहता हूं। तो अगर अभी उनके एसेट्स मार्केट में सेल होते हैं तो जो भी लेंडर है, एसबीआई है, पीएनबी है, इनको थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाएगा। समय बीतता जाएगा इस आईबीसी को एबेंस में रखने की वजह से, तो बाद में अभी से 6 महीने बाद या 7 महीने बाद जब आप आईबीसी के प्रोसीडिंग्स को लेके आओगे, उस समय पे उन्हीं एसेट्स की कम वैल्यू मिलेगी, जो एसेट्स की वैल्यू अभी ज्यादा मिल जाएगी। तो भाई जितना ज्यादा आप आगे टालते जाएंगे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को, उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, उतना ही रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरी ऑफ बैड लोन्स मुश्किल होता जाएगा, उतना ही सिस्टमैटिक स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो यहां पे सरकार को दो बातें बोल रहा है ऑथर। एक तो बात ये बोल रहा है ऑथर कि अगर आप पूरे साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं आईबीसी के लिए, तो आप क्लैरिफाई करिए कि भाई 25 मार्च के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आईबीसी की प्रोसीडिंग्स आएंगी। और कहीं ना कहीं अभी ही जो बहुत ज्यादा लोन को डिफॉल्ट लेके बैठे हैं, ठीक है, आप स्मॉल और मीडियम बिजनेस को बचाना चाहते हो तो आप लिमिट को ऊपर बढ़ा दो। 1 लाख से 1 करोड़ किया तो उसको 2-3 करोड़ कर दो। तो 2-3 करोड़ से ज्यादा का जिसने डिफॉल्ट किया है उसके अगेंस्ट आईबीसी प्रोसीडिंग चलाइए, नीचे वालों के अगेंस्ट मत चलाइए, तो स्मॉल और मीडियम बिजनेस बच जाएंगे। बट ओवरऑल बिल्कुल ही ब्लैंकेट लगा दोगे आप तो भाई ओवरऑल इकोनॉमी को काफी नुकसान होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए। आगे देखते हैं हम। देखिए काफी समय हो चुका है, पता नहीं ये दोनों बचे हुए आर्टिकल्स में डिस्कस कर पाऊंगा, देखता हूं कितना डिस्कस कर पाता हूं। पुट द फार्म लॉज ऑन होल्ड, uphold farmers' right. The small and marginal farm sector especially faces a threat and the government needs to ensure wide consultation. देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सजेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये बोला कि जो फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं बिल्कुल सही एजिटेशन कर रहे हैं, इनको एजिटेशन करने का हक है। तो ये फार्मर्स के लिए एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि एक ज्वाइंट पैनल बनाइए जहां पे फार्मर्स और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव सामने बैठ के बात करें। गवर्नमेंट ने बोला अच्छी बात है, फार्मर्स मानने को तैयार नहीं। फार्मर बोल रहे हैं कि भाई ये सब नहीं चल पाएगा, हमारी सबसे पहले तो डिमांड पूरी करिए कि जो 3 फार्म बिल्स आप लेके आए हैं उसको आप हटाओ, एमएसपी को लीगलाइज करो। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। सरकार क्या बोल रही है? सरकार ने बहुत सारी चीजें यहां पे बोल रखी हैं, लेकिन अब वो चीजों पे सीधे सीधे फार्मर्स एग्री नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सरकार इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ाना चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि भैया जो अलग अलग फार्मर्स है वो अपने लैंड को पूल करें, एक बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करें, जिसको कॉमर्शियली मार्केट में बेचें। और इसके लिए सरकार ने एक एम्बिशियस टारगेट बनाया है कि 2023-24 तक 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फार्मर्स होंगे। ये एक कंपनी और कोऑपरेटिव की तरह काम करेगा। तो एक प्राइवेट कंपनी की तरह ये दूसरी प्राइवेट कंपनी के साथ नेगोशिएशन कर पाएगा। तो ये जो फार्मर्स डर रहे हैं ना कि आगे आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स इनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ये गलत है। इस तरीके की बहुत सी दलीलें दी जा रही हैं सरकार की तरफ। सरकार ये बोल रही है कि फार्मिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे पहली कड़ी क्या है कि भाई सप्लाई चेन टूटी हुई है। तो एक फार्मर को एपीएमसी मंडी में जाके अपना सामान बेचना पड़ता है, और जब वो एपीएमसी मंडी नहीं जा पाता है तो वो किसी मिडिलमैन को गांव में ही बेच देता है। प्राइवेट प्लेयर्स के आने से होगा क्या कि प्राइवेट प्लेयर्स गांव तक सप्लाई चेन को बहुत अच्छा कर देंगे। तो ये सब बातें, ये सब दलीलें दे रही है सरकार, बट इन दलीलों को फार्मर्स मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां पे ऑथर बस यही बोल रही है, गार्गी परसाई जी, कि बेहतर यही रहेगा कि सरकार इन कंटेंशियस पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन को अभी के लिए ड्रॉप कर दे, कंसेंसस से एक नया लेजिस्लेशन लाने की कोशिश करे, फार्मर्स को मनाने की कोशिश करे, ओवरऑल जो देश भर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन में उनको मनाने की कोशिश करे, और फिर एक कंसेंसस के साथ नया लॉ लेके आए। अब पता नहीं गवर्नमेंट ये करेगी नहीं करेगी, वो बात की बात है। जल्दी से मैंने इस आर्टिकल को निपटा दिया है, चूंकि वीडियो खत्म करनी दोस्तों लंबी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।